बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं पर्ट या सीपीएम चार्ट को डिज़ाइन करने का हमारा आज टॉपिक है। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने हाउ टू क्रिएट अ पर्ट चार्ट और हाउ टू मार्क अ क्रिटिकल पाथ ओवर द चार्ट। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये कुछ डेटा मौजूद है और इस डेटा को यूज करते हुए हमने वी आर आस्क्ड कि इसको इसके रिगार्डिंग आप पर्ट चार्ट बनाएं। टास्क क्या है, एक प्रोजेक्ट डिफाइन कर दिया गया है, इसमें कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज प्रोवाइड कर दी गई हैं और कुछ जो टाइम उनको कंप्लीशन के लिए हमने एक एस्टिमेट लगाया था कि हाउ मच टाइम वुड बी नीडेड बाय ईच एक्टिविटी टू गेट कंप्लीटेड। वो टास्क हमने टाइम डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको रेड कलर में नंबर ऑफ एक्टिविटीज नजर आ रही है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में 8 एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। यहाँ पे उनके नाम नजर आ रहे हैं। रिक्वायरमेंट कलेक्शन विल टेक मे बी 5 days और 5 months। ठीक है, इसकी डिपेंडेंसीज भी नजर आ रही है यहाँ पे। इट हैज नो डिपेंडेंसी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट स्क्रीन डिजाइन की है, इसको मे बी 6 days लगेंगे टू कंप्लीट और इसकी डिपेंडेंसी फर्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर है, यानी रिक्वायरमेंट कलेक्शन के ऊपर है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है एक्टिविटी दैट इज रिपोर्ट डिजाइन। रिपोर्ट डिजाइन विल टेक 7 days एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फर्स्ट एक्टिविटी जो कि रिक्वायरमेंट कलेक्शन है। सो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये जो डिपेंडेंसीज की इंफॉर्मेशन है ये हमें हेल्प करेगी कि हम एक चार्ट या डायग्राम या ग्राफ बना सकें। इसी तरह से जो डेटाबेस की एक्टिविटी, डेटाबेस डिजाइन है एक्टिविटी दैट विल बी नीडिंग 2 days टू गेट कंप्लीटेड और इसकी डिपेंडेंसी 2 एक्टिविटीज के ऊपर है, एक्टिविटी नंबर 2 एंड एक्टिविटी नंबर 3। सो इसके अकॉर्डिंगली हम इनके ऊपर एरोज ड्रॉ करेंगे। सो इसी तरह से हम बारी बारी तमाम एक्टिविटीज को देखते हुए उसको इनकी डिपेंडेंसीज को नोट करते हुए इनको सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होता है। तो ये बिफोर टू मूविंग दैट हमें 3 काम परफॉर्म करने हैं इस डेटा के साथ। हमें एक पर्ट चार्ट बनाना है इनके लिए, हमें इसके अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना है जिसे हम टीई कहते हैं, और हमें थर्ड जो काम परफॉर्म करना है दैट इज टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। सो ये जो इन्फॉर्मेशन टेबल में मौजूद थी जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज थी, हमने कहा था एक्टिविटी नंबर 1 इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी एक्टिविटी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। सो टेबल में मौजूद इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने इस तरह से इसको फर्स्ट ड्रॉ किया। हमने पता चला था कि जो सेकंड एक्टिविटी है वो फर्स्ट पे डिपेंड कर रही है। सो हमने उसकी ये डिपेंडेंसी शो कर दी। इस तरह हमने कहा था जो थर्ड एक्टिविटी है वो भी फर्स्ट पे डिपेंड कर रही है, हमने उसको भी इस तरह से मार्क कर दिया डिपेंडेंसी के साथ। फिर हमने कहा था जो फोर्थ एक्टिविटी है वो 2 एक्टिविटीज पे डिपेंड कर रही है, 2 और 3 के ऊपर। अगर मैं वापस जाऊं, जो थर्ड एक्टिविटी जो हमारे पास फोर्थ एक्टिविटी है वो 2 और 3 एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है। सो हियर इट इज फोर्थ एक्टिविटी इज डिपेंडिंग अपॉन 2 एंड 3। इसी तरह से फोर्थ एक्टिविटी फिफ्थ एक्टिविटी फोर्थ पे डिपेंड कर रही है, सिक्स्थ एक्टिविटी भी फोर्थ पे डिपेंड कर रही है, देन जो एट्थ एक्टिविटी है वो फिफ्थ पे डिपेंड कर रही है सिर्फ, और जो सेवंथ एक्टिविटी है वो सिक्स पे डिपेंड कर रही है, और जो एट्थ एक्टिविटी है वो 7 पे डिपेंड कर रही है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे टेबल से मिली थी डिपेंडेंसी की, उसको यूज करते हुए हमने एक्टिविटीज के नंबर लिखे जो यहाँ पे रेड कलर में मेंशन्ड है, और इस तरह से हमने ये पर्ट चार्ट बना लिया। ये हो गया हमारा स्टेप 1। वी हैव सक्सेसफुली रिटन ऑल द स्टेट्स और उनकी डिपेंडेंसीज। नाउ स्टेप 2, we need to calculate the earliest expected completion time। अब ये करने के लिए हमें सबसे पहले मार्क करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम क्या है, अगेन ये भी हमें गिवन है। अगर आप वापस दोबारा अपने टेबल में जाएं, दिस इज द नंबर्स इन द ब्लू आर एक्चुअली द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। ये हमें एस्टिमेट, हमने जो फर्स्ट इनिशियल एस्टिमेट लगाया था ये उसके थ्रू है। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन भी हो सकती है या मे बी आपसे कहा जाए कि खुद कैलकुलेट कर लें या खुद सपोज कर लें इस इंफॉर्मेशन को। सो अब हमने अपने चार्ट हमने जो बना लिया है ये वाला, इसके अंदर अपना एक्सपेक्टेड टाइम को मार्क करना है कि किस एक्टिविटी के अगेंस्ट कितना टाइम है। सो इफ वी गो बैक, जो फर्स्ट एक्टिविटी है दैट इज द रिक्वायरमेंट कलेक्शन, it is expected to be completed in 5 days।
जो सेकेंड एक्टिविटी है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 6 days. सो अगर मैं फर्स्ट एक्टिविटी को हमें यहाँ पे टाइम मार्क करना है तो इट विल टेक 5 days to complete. The second activity will take 6 days to complete. तो ये हमारे हो गए, हमने तमाम स्टेट्स के ऊपर इस तरह से अपने एक्सपेक्टेड टाइम मार्क कर लिए हैं. ठीक है, अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं. हमें एक्चुअली में कैलकुलेट करना है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम. वो करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. वो फॉर्मूला क्या है कि टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम फॉर गिवन एक्टिविटी हमें ऐड करनी है दो वैल्यूज. कौन सी वैल्यू? जो एक्सपेक्टेड टाइम हमें ब्लू में नजर आ रहा है उसको, और उसकी जो प्रीडिसेसर नोड थी उसका जो टाइम है इमीडिएट टाइम उसको ऐड करना है. ठीक है, तो अब ये करेंगे कैसे? अब हम बारी बारी हर नोड लेते हैं और उसके ऊपर एक्टिविटी मार्क, उसके ऊपर जो है टाइम मार्क करते हैं. लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट एक रूल हम याद रखेंगे. अगर हमने कहा था कि हमने जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसको सम करना है प्लस जो हमारे पास इमीडिएट प्रेडिसेसर का टाइम है एक्टिविटी का उसको ऐड करना है. अगर हमारे पास प्रेडिसेसर नोड्स दो हों, इफ 2 or more activities precede an activity on with the largest time, so यानी जिसका हमारे पास लार्जेस्ट टाइम होगा हम उसको कैलकुलेशन में ऐड अप करेंगे, दूसरी को हम ऐड नहीं करेंगे. जहां पे हमने एग्जांपल भी दी हुई है कि फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 4 के लिए हमारे पास दो नोड्स हैं प्रेडिसेसर, तो हम जो टाइम ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे बिकॉज जिसमें हमारे पास टीई जो है वो लार्ज होगा. ठीक है, सो फर्स्ट नोड थी क्योंकि इससे पहले और कोई नोड नहीं है, हमने कहा इसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम यानी टीई 5 आ गया, ये इससे हमने बोरो किया. नेक्स्ट नोड के लिए हमने कहा टीई 11 आ गया. 11 कैसे आया? हमने कहा कि इसका जो अपना टाइम है वो 6 है और इसकी जो प्रीवियस नोड था इसके प्रीडिसेसर का टाइम था वो 5 था. 6 + 5 11. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 11 लिख लिया. अब नेक्स्ट नोड के लिए हमें ये 11 और इस जो 2 है इनसे डील करना है. सो बिफोर गोइंग टू दैट ये हमारे पास आ गया नोड नंबर 3 का टाइम, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम 12. ये कैसे आया? 5 + 7 12 आ गया. अब नेक्स्ट इसका टाइम हमारे पास आ गया 14. ये 14 कैसे आया? हमने कहा कि जो इसकी जो प्रेडिसेसर नोड था इसका टाइम, ये हमारे पास इसके लिए दो प्रेडिसेसर नोड्स हैं, एक 11 वाली है और एक 12 वाली है. सो हम लेंगे जिसका ज्यादा टाइम है जो कि 12 है, बिकॉज हमने ये रूल डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे कि जिसका टाइम जो है वो ज्यादा है हम उसको लेंगे. सो 12 + 2 दैट विल बी 14. ठीक है, जो प्रीवियस नोड का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम था और इसका अपना जो जाती टाइम था हम वो लेके इसका इस नोड का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकाल रहे हैं 14. इसी तरह से हम अगर नोड नंबर 5 पे जाएंगे तो ये टाइम प्लस इसका टाइम निकाल के हम, जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेशन भी देख रहे हैं, यहाँ पे 12 + 2 14 बन रहा है इसका. इस तरह से नोड नंबर 5 पे जाएंगे इसके लिए और बाकी तमाम नोड्स के लिए हम ये टाइम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, 14 + 6 20 आ गया. इस तरह से यहाँ पे 19 आ गया, यहाँ पर 22 आ गया और यहाँ पे 23 आ गया. So now so far we have calculated the earliest expected time for each node. ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 3. एक दफा रीकैप लेते हैं स्टेप नंबर 3 का. हमने फर्स्ट नोड पे कैलकुलेट किया था अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, जो इसका अपना टाइम था हमने इसको एज इट इज लिख लिया. नेक्स्ट नोड पे हमने कहा था ये जो 6 है प्लस इसका जो ये टाइम है हमने इसको सम अप किया और हमने इसकी वैल्यू लिख ली 11. देन फॉर दिस नोड हमारे पास 12 7 + 5 हमारे पास 12 आ गया एक्सपेक्टेड टाइम इसका. ठीक है, सो 7 + 5 हमने कैलकुलेट कर लिया 12. इस नोड के लिए हमारे पास क्योंकि दो प्रीडिसेसर नोड थी तो हमने कहा था जो हमारे पास लार्जेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम वाली नोड होगी, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम वाली नोड, हम उसे कंसिडर करेंगे. सो हमने कहा था 12 + 2 इसका टाइम 14 आ गया. इसी तरह हमने कहा
14 प्लस 6 20 आ गया। इसी तरह से हमने कहा यहाँ पे 14 प्लस 5 19 आ गया, और इसी तरह इसी चीज को फॉलो करते हुए हमने बाकी 22 और 23 भी टाइम निकाल लिए। अब ये काम भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारा स्टेप है वी नीड टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो कि लॉन्गेस्ट पाथ होता है और हमें जो मैक्सिमम टाइम किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होता है। ये पाथ ना सिर्फ हमें लॉन्गेस्ट पाथ टाइम शो करता है बल्कि जो शॉर्टेस्ट टाइम है उसको भी शो करने में हेल्पफुल साबित होता है इन डायरेक्ट वे। सो वो एक्टिविटीज जो कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये है उनमें गुंजाइश है, उनमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है कुछ टाइम आगे पीछे कर सकता है, स्लैक टाइम उसके पास हो सकता है। जबकि जो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज है उन्हें हमने हरगिज नहीं छेड़ना, वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। उनको अगर हम छेड़ेंगे तो हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो अगर हम क्रिटिकल पाथ ड्रॉ करने की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम की तरफ हम फॉलो कर रहे हैं, यानी ऐसा पाथ जो हमें ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिमम टाइम जो है वो डिमांड करेगा। सो दैट इज 12 की तरफ हम आए, देन विल मूव टू द 14, देन वी हैव ऑप्शन टू मूव टुवर्ड्स 19 और 20। लेकिन हम अगर 20 की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहुंचने के लिए हमारे पे टाइम वो कम रिक्वायर है, हम 19 को मिस कर देंगे। सो हमने 19 की तरफ मूव किया, देन हमने 22 की तरफ मूव किया और देन ये हमारी डेस्टिनेशन नोड आ गई। अब अगर इसके हम टोटल टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो टाइम है ये मैक्सिमम आएगा एज कम्पेयर टू द अदर पाथ अगर आप इसको फॉलो करते इस पाथ को। सो हमारे पास ये बन गया क्रिटिकल पाथ जो आपको रेड एरो से नजर आ रहा है, बिकॉज हमने जब इसकी टोटल कैलकुलेशन की तो वो हमारे पास ग्रेटेस्ट आ रही थी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट क्रिटिकल पाथ ऑन अ पर चार्ट, और हमने पर चार्ट भी ड्रॉ कर लिया। क्रिटिकल पाथ का एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया था, आई वांट टू शेयर। ये टिम टाइलर एक ब्लॉगर है, उन्होंने एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट जेनेरिक पे में डिस्कस किया था, जो जिन लोगों को इश्यूज है वो इसको देख के समझ सकते हैं। लेट्स से एक ब्रेकफास्ट बनाने के लिए अगर हम डिफरेंट किस्म के पाथ डिफाइन करें तो उसमें जो क्रिटिकल पाथ है वो आपको ये नजर आ रहा है। यू हैव टू वेट फॉर द एग्स टू पोच एंड देन यू हैव टू मेक द मील एंड देन यू हैव टू ईट द मील। ये 3 टास्क होंगे जो कि स्टार्ट हो रहे हैं एग की क्रैकिंग से। व्हाइल यू आर क्रैकिंग द एग एंड यू आर वेटिंग फॉर देम टू पोच फॉर कुक, तो उस दौरान जो है आप ब्रेड और स्लाइस लेके जो है वो टोस्ट भी बना सकते हैं मीनवाइल, और उस दौरान जो है वो आपको कुछ और काम पैरेलल में करने हैं कि केटल्स में पानी बॉईल करना है, टी बनानी है, तो ये सब काम जो है वो आपके यहाँ पे जाके असेंबल हो रहे हैं, और अल्टीमेटली यू हैव द वन थिंग टू ईट मील। सो ये आपका हो गया जो ज्यादा वेटिंग टाइम, जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग काम है, टास्क है, वो ये वाला आपको शो हो रहा है कि यू हैव टू वेट फॉर द एग्स टू पोच। सो दिस इज योर क्रिटिकल पाथ। बाकी जो पाथ्स हैं वो आपके साथ दे आर ऑल्सो एक्टिविटीज बट दे आर नॉट टेकिंग टू मच टाइम टू बी डन, इसलिए आपका क्रिटिकल पाथ जो है वो ये हो जाएगा। सो इट वॉज अ गुड एग्जाम्पल टू डिस्कस एंड शेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ। अब ये एक और एग्जाम्पल है, लेट्स से आपको ये डेटा गिवन है, इसको यूज करते हुए आपने उसी तरह से पर चार्ट बनाना है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करना है और उसके लिए क्रिटिकल पाथ शो करना है। ये टास्क आप लोगों का सेल्फ टास्क है जो कि आप खुद कंप्लीट करेंगे। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो शायद कुछ इस तरह का ग्राफ बने। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप जो है फर्दर इस पे टास्क परफॉर्म करेंगे और इनके फर्दर जो है वो चीजें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आपने खुद करना है। आज के लेक्चर की एक्नॉलेजमेंट्स थी ये, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। मैम स्लाइड 4 पे जाइएगा। यस जी, मैम। मैम ये 5 और 7 के साथ ये एरो की क्यों बनी हुई है येलो? ये मैंने सिर्फ बताने के लिए बनाया था कि ये हमने जो चीज यहाँ पे मार्क की है वो हमारे पास एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम्स हैं ब्लू में। ये जस्ट आप इंडिकेट यू कि ये हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम हमने यहाँ लिख ली है, कि प्रीवियस डायग्राम में ये चीजें नहीं थी, हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम्स। तो जस्ट यस मैंने मैम, एरोज उसको इंडिकेट करने के लिए शो किए थे, ये डायग्राम का पार्ट नहीं है। ठीक है मैम। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट, फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।